मैं देखिए, मुझे मालूम है कि एक ज़माना था, और हम लोग को तो टेलीविज़न पे आते हुए बहुत ये हो गए कि जबकि सारे एडवाइजरी इशू हो गए थे सारे मीडिया हाउसेस के, कि बाकी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उसका एक दल्ला रहता था ना साथ में, हाँ, उस दल्ले ने सबको बोला था कि चाहे मनमोहन सिंह को जितनी गाली दे लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस विदेशी महिला को कुछ के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा कोई। और पूरी मीडिया हाउस, लेकिन आज कोई ओरिजिनल नाम ले ले उसका, विदेशी महिला का, तो उसके खिलाफ FIR हो जाता है। वो एम्बेसी में छुप के पकड़ा जाता है तो कुछ नहीं होता है। तो हमको अपने गलती हमारे साथ है, गलती हमारे साथ है। और मुझे कभी अगर ये देखे 2008 का, ये अगस्त में ये सब हो रहा है और यहाँ पे नवंबर में ये 26/11 होता है, कहीं कहीं उस साजिश में ये लोग भी तो नहीं शामिल थे पाकिस्तानियों के साथ? क्योंकि 2008 में इनको बहुत शक थी कि ये दोबारा शायद पावर में ना आए। तो ये पूरा हिंदू टेरर बनाने में क्या चाइनीज़ ने भी तो इनकी मदद नहीं करवाई है पाकिस्तान के थ्रू? तो ये सारी चीज़ें पर आपको विचार करना होगा। तो आप कह रहे थे, आप इंदिरा गांधी ने ऑफ स्टीपल चेज करवाया था ना 5th कॉलमिस्ट के खिलाफ। ये तो 5th कॉलमिस्ट उन्हीं के उनके घर में बैठे हुए वही हैं उनके घर में बैठे हुए। तो ये है, आपने जो सवाल पूछा, करें क्या ऐसे लोगों का? नहीं, कोई कानून निकालना होगा आपको, कोई कानून निकालना होगा। आप मान लीजिए, अगर मैं कहता हूँ मैं चाइनीज़ एम्बेसी जाता हूँ, क्या अगर मैं बार बार जा रहा हूँ तो क्या मुझ पर नज़र नहीं रखा जाएगा? मुझको इंट्रोगेट नहीं किया जाएगा? पूछा जाएगा ना, भाई क्यों जा रहे हो, क्या कारण है, किससे मिलते हो, क्या कर रहे हो, हैं? तुम ये बताओ, वहाँ पे जाके तुम मिले किससे में मिले, तुमने MOU कैसे साइन किया, तुमने किस हैसियत से MOU साइन किया? क्या इनके लिए देशद्रोह का कोई कानून नहीं है? क्या जो कानून है वो केवल ऑर्डिनरी लोगों के लिए बना हुआ है? और क्या इस तरह की बातें करना और चीन का साथ देना इस समय जबकि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, क्या वो ट्रेचरी नहीं है? क्या ये हमारे जवानों के साथ ये विश्वासघात नहीं है? मेरा आखिरी प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने चीन को ये चेतावनी दी है कि भारत 1 इंच भी जमीन पर समझौता नहीं करेगा और इसके लिए भारत के पास पूर्ण क्षमता है। इस पर आपका क्या? नहीं, देखिए, पहली बात, मिलिट्री बैलेंस से तो आप नहीं जाएं भाई। साइज में आपसे डबल से भी ज़्यादा है चाइना। 14 कंट्री के साथ उसके बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स। अगर ईस्ट कोस्ट पे आप देखें तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ताइवान है, वो सब अलग है। उस तरफ और देखें तो गुआम है, मिलिट्री बेस है 4000 किलोमीटर के डिस्टेंस में। 8-9 हज़ार किलोमीटर की डिस्टेंस पे फिर हवाई है। ये सब अमेरिकन बेसेस हैं। 60% जो वॉर वेजिंग एसेट्स है वो पूरा इस रीजन में है अमेरिकन्स का। उसके अलावा उनकी जो अपनी क्षमता जो है, जापान की जो अपनी क्षमता भी है वो कोई कम नहीं है, ठीक है। वो तो संविधान से प्रतिबंधित हैं कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत फॉर्मिडेबल है उनकी। हमारी 60 बिलियन 70 बिलियन डॉलर हमारी वो है डिफेंस बजट है, उनका भी 50 बिलियन डॉलर है लगभग।
$45 बिलियन के करीब साउथ कोरिया का है। तो ये सब ये पुश ओवर नहीं है। ताइवान एक छोटा 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, वो करीब 400 किलोमीटर लंबा और करीब 150 मीटर चौड़ा वो ये है कंट्री है, उसकी भी 12 बिलियन से ऊपर की उसकी डिफेंस बजट है। तो आप पूरा अगर ले लें तो अगर इन्वेंट्री से अगर आप जाएंगे तो वो सही नहीं होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई 550 एयरक्राफ्ट है और उनके पास कोई मान लीजिए जो कि 1100 से ज़्यादा उनके पास एयरक्राफ्ट है, ऑलमोस्ट डबल है फाइटर एयरक्राफ्ट, लेकिन उनकी वल्नरेबिलिटी उधर कितनी ज़्यादा है। तिब्बत में तो ला नहीं सकते वो सब कुछ। दूसरा क्या है कि तिब्बत में जो जिस एल्टीट्यूड पर इन्होंने अपने एयरफील्ड्स बना रखे हैं, वहाँ पर जो पे लोड कैरी करने की जो क्षमता होती है वो 50% से भी ज़्यादा डिग्रेड कर सकती हो जाती है। समझ रहे मेरी बात? 50%। हमारे लिए हम इस कष्ट से हम नहीं सफ़र करते। हम तो फुल लोड लेके जाएंगे, हम तो कहीं से जा सकते हैं। यूपी में बहुत सारे एयरफील्ड है, बहुत असम में है, कहीं से हम जा सकते हैं, है ना, ये करने। तो जो मान लीजिए जो एक काम वो 3 सॉर्टी में करेगा, हमारा एक सॉर्टी में होगा। समझ रहे हैं? और पिछली बार आपने वायु शक्ति जो धनवा साहब, एयर मार्शल धनवा ने जो वायु शक्ति एक्साइज 12,000 सॉर्टी एक हफ्ते में उन्होंने जनरेट किया था। मैं कहता हूँ जितेंद्र जी कि उस 12,000 में मैं कहता हूँ चलो आप पेसिमिस्ट मान लो कोई हो, 3,000 सॉर्टी भी हम मटेरियलाइज हो जाता है। उसमें से 500 सॉर्टी मान लो कुछ और कारण हो गया, एनिमी एडी एक्शन कुछ के कारण डिसरप्ट हो गया, ये हो गया, फिर भी आप सोचो कि वो 3,000 सॉर्टी क्या कहर डालेंगी, वो क्या कहर डालेंगी। दूसरी बात आपने देखा उनके टोड आर्टिलरी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अटैक हेलीकॉप्टर्स में हम उनसे कहीं भी हम ज़्यादा है उसमें। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी तो यूज़ होता नहीं है माउंटेन्स में, लेकिन टोड आर्टिलरी की आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। मैं कन्वेंशनल उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे पास अगर सिपरी के उससे जाए, मुझे क्या मालूम, मैं तो भी ओपन सोर्स से जाता हूँ, हमारे पास 150 न्यूक्लियर वॉरहेड है। उनके पास सिपरी के मुताबिक 320 है। अगर बात इफ पुश कम्स टू शव, अब आप 150 न्यूक्लियर वेपन्स के साथ अगर हमारे पे अगर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया तो फिर सब कुछ है। ये ज़मीन है, ये हिंदुस्तान है तो हम हैं। अगर ये ज़मीन ही नहीं रहेगी, हमारी स्वायत्तता नहीं रहेगी, तो फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, मिसाइल पावर आपको मालूम है, हम एक बहुत एडवांस्ड कंट्री है उसमें। बाकी आप देखें तो एक और मैं बात बता देता हूँ, और ये कहना मेरे लिए उचित होगा कि कुछ हमारे यहाँ वही फिर वो विश्लेषक लोग आ जाते हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है। ये अचानक ये कैसे हो गया? कुछ अचानक नहीं हुआ। हमको मालूम था कि ऐसी स्थिति आने वाली है। और जब आप रोड बनाओगे नहीं, ऐसी स्थिति पैदा होगी तभी तो हमने वो रोड बनाना शुरू किया, और ही नहीं, और कई जगह पे भी। तभी तो हमने ये अपना एयरलिफ्ट, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है, ग्लोब मास्टर, C-130, ये सारा कुछ खरीदा। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने चिनूक हेलीकॉप्टर लिया। वहाँ पर हमने पानागढ़ में वो एक कोर को हम माउंटेन कोर को रेज करना शुरू किया, इसको कोर लेवल के ऊपर ले। तो ये
ऐसा नहीं है कि हमको हम इसके बारे में सेंसिटाइज नहीं थे, हमको नहीं मालूम था कि ये क्या है। अब बॉर्डर्स को कैसे मैनेज करना है, एक ज़माना था ये जो आप जब ये 92-93 तक का जो साइन हुआ है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी था, वो पीसफुल राइज ऑफ चाइना का पीरियड था। उन्होंने जान के आह्वान दिया था, कहा कि ठीक है यार यहाँ पे ना समझौता कर लो, कोई झगड़े में नहीं पड़ना है, अपने को कंसोलिडेट कर लो। हम भी अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे हैं, हमने किया और धीरे धीरे जब क्षमता हुई है तो हमने बढ़ाया है। तो कोई इस गलत फहमी में, मैं आप लोगों से मतलब एक गुजारिश करूंगा कि मैं एक आदमी बहुत अपनी तरफ से ईश्वर ने जितने मुझे शक्ति दी है, मैं बहुत गहरा अध्ययन करता हूं और उस गहरे अध्ययन के बाद मैं कह रहा हूं कि आपको किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि कल को अगर कुछ हालात बिगड़ जाते हैं तो हम उसका सामना नहीं कर सकते हैं। आपने कहा इंडियन ओशन में ये चाइनीज़ आपने देखा हम्बनटोटा में आए, फिर मालदीव्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया, फिर इन्होंने जिबूटी में वो किया, फिर रियूनियन आइलैंड। तो क्या हमने नहीं किया? हम बिल्कुल सजग रहे, सतर्क रहे। अगर उन्होंने ग्वादार में जब उसको इंटरेस्ट वहाँ पर इंग्रेस इनका वो आया हुआ इन्फ्लुएंस आया या उनका प्रेजेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो हमने ठीक उसके ऑपोजिट में ओमान में दुकुम में अपना ये बनाया, ऊपर में चाबहार में बनाया। जिबूटी में हमने फ्रेंच से अंडरस्टैंडिंग कर, उनकी एक बहुत बड़ी बेस है। जिबूटी में आप जाएंगे तो आपको ज़्यादा फ्रेंच ही दिखेंगे वहाँ पे, वहाँ भी चाइनीज़ का है। वहाँ पर भी हमने अपना उनसे अंडरस्टैंडिंग वो MOU साइन कर लिया कि उनकी बेसिस हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंच रियूनियन आइलैंड का किया, मेडागास्कर में हमारा ये हो रहा है, सीशेल्स में हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं ना कि सारा दिमाग ये भगवान ने उन्हीं को दिया है, ऐसी बात नहीं है। और ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम सरप्राइज हुए। हाँ, हम सरप्राइज हुए हैं तो इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर से। और तब मैं ये फिर से ये सवाल पूछता हूँ कि ये जो कांग्रेस और इसमें जो MOU साइन हुआ है, क्या बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी इसका हिस्सा है? तो नहीं है इस MOU का। क्या डोकलाम भी इसका हिस्सा तो नहीं था? क्या अब जो हो रहा है लद्दाख में वो तो इसका हिस्सा नहीं था? क्योंकि अगर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है पार्टी टू पार्टी का अपने कोऑपरेशन, पहली बात ये खुद में अपने आप में एक देशद्रोह का काम है कि आप सीक्रेट MOU जाके वहां पर एक साइन करते हैं किसी से, ये देशद्रोह है। तो इसका मतलब कि आपने कहीं बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी आपने वो किया है, क्योंकि बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो कोई नहीं जानता है कि इसका शिकार कौन होगा। तो ये कोई भी किसी को ये शक ना रहे कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर इंच महफूज रखा जाएगा, 1 इंच पर भी किसी की आंख नहीं लगने देंगे। और गिलगित बल्टिस्तान पर कोई सवाल नहीं उठता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां से गुजर जाए हमारे बिना उसके। वो कंटेस्ट होगा। इस तरह से तो ताइवान भी डिस्प्यूटेड अभी, तो ठीक है हमारे पास। दूसरी बात कि अब लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कि आप एग्रीमेंट को क्यों नहीं ये करते। भाई, हम एग्रीमेंट को अगर यूनिलैटरली मान लो फायर करके हम वो कर देते हैं, उसके लिए भी आप वो करोगे। लेकिन अब वक्त आ गया है। हांगकांग का इनका 50 साल का एग्रीमेंट था ब्रिटेन से, उसको इन्होंने एब्रोगेट कर दिया यूनिलैटरली। साउथ चाइना सी के ऊपर में फिलीपींस के उनके ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना निर्णय फैसला सुनाया, उसको मानने के तैयार नहीं है। तो हम किसी की एग्रीमेंट से क्यों ये कर रहे हैं। तो हमको ये
करना होगा। आपने सवाल पूछा क्या करना होगा, तो उसमें एक ये भी मेरा सुझाव है कि ये तिब्बत और ताइवान का कार्ड जो है हम दोबारा इसको रिटेन कर लें। हम जो हमने कहा था कि तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना, नो, तिब्बत इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, not disputed territory. Tibet is as far as we are concerned an independent country and Taiwan is an independent country. क्योंकि जो हो रहा है इससे बुरा नहीं हो सकता है। इन्होंने हमको सब जगह, पाकिस्तान को पालतू कुत्ता बनाया, इन्होंने नेपाल को पालतू कुत्ता बनाने की कोशिश ये कर रहे हैं, हमको NSG में इन्होंने अपोज किया, हमको UN में अपोज कर रहे हैं। तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? वो एक क्या है, एक फिराक का एक शेर है कि बासफ़ा ज़िंदगी क्या, बासफ़ा दुश्मनी भी नहीं मिलती। कि न सच्ची दोस्ती मिलती है, न सच्ची दुश्मनी मिलती है। तो कम से कम सच्ची दुश्मनी तो लो। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।